मैंने अभी कल ही एक व्लॉग किया है और मैंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं भारत की उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और मैंने उसके कई एविडेंसेस दिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सलमान खान अगर हो किसी जगह पे, या शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, और बड़े बड़े नाम हो, तो लोगों की नज़रें मोदी जी पर ज़्यादा होती हैं इन सुपरस्टार की निस्बत। तो ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिक्स में भी बहुत पॉपुलर हैं और जनता में एक सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं। क्या कारण है, क्या इसके पीछे रीजंस है, ये हम जानना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सुपरस्टार हैं तो उनकी पार्टी बीजेपी भी तो सुपरस्टार होगी। और थोड़ी सी बातचीत हम जोड़ेंगे सीएए के कॉन्टेक्स्ट में। अगले महीने इलेक्शन के लिए वोट भारत में पड़ना शुरू होने हैं, तो सीएए बीजेपी की पॉपुलैरिटी को कितना आगे लेकर जाएगी, या अगर कोई इफ़ेक्ट है तो कितना इफ़ेक्ट करेगी। ये बातें हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा जी से करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए, मैंने एक व्लॉग भी किया और ये मुझे सच महसूस होता है कि मैं जब भारत में देखता हूँ, टेलीविज़न की स्क्रीनों पे देखता हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी जगह पे होते हैं जहाँ पे सुपरस्टार्स भी हों, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे ज़्यादा सुपरस्टार के तौर पर सामने आते हैं। जबकि बाइडन की कोशिश होगी कि अगर उनके साथ कोई सुपरस्टार है हॉलीवुड का तो बाइडन उससे फ़ायदा ले। लेकिन इधर मामला ये है कि शाहरुख खान की कोशिश होती है कि भाई मैं सेल्फी ले लूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उल्टा मामला है। तो सर, ये पॉपुलैरिटी अनप्रेसिडेंट किस्म की है भारत में। इससे पहले कहते हैं इंदिरा गांधी के पास थोड़े से टेन्योर में इस तरह की पॉपुलैरिटी रही। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप कैसे देखते हैं बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को और राइज को? तो मेरे ख्याल से ये दो अलग अलग क्वेश्चन होने चाहिए। पहला तो पॉपुलैरिटी ऑफ नरेंद्र मोदी एंड द सेकंड शुड बी पॉपुलैरिटी ऑफ बीजेपी। राइट राइट। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। जी, आप अलग अलग कीजिए अ, इसको एड्रेस। तो पहले हम बीजेपी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीजेपी की हिस्ट्री जो है, वो जो हिस्ट्री उसकी शुरू हुई है वो जनसंघ से उसका बाय एंड लार्ज जो उसका एक ओरिजिन है। बीजेपी एक ऑपोजिशन के रूप में प्राइमरीली 50-60s के दौर में थोड़ी बहुत उभर पाई। आप देखिए कि 47 में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो फर्स्ट इलेक्शन जो है हमारी 51 में हुई, क्योंकि 50 में हम रिपब्लिक बन गए। तो टेक्निकली उस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इतनी थी ही नहीं। स्वतंत्र पार्टी करके एक पार्टी थी जो ऑपोजिशन में थी। एंड उसके बाद 60s के अराउंड थोड़ा एक ऑपोजिशन का एक हल्का फुल्का एवोल्यूशन होना शुरू हुआ, जो कि कांग्रेस से ही टूट टूट के। परंतु जनसंघ एक अलग से एक अपना एक आइडियोलॉजिकली जिसे कहते हैं, उन्होंने एक आइडियोलॉजी विच वाज अ हिंदू राष्ट्र सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी जिससे कि उभर के आए। तो बीजेपी ने एज ए पार्टी अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू किया 60s 70s में। 80s में आकर वो अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर जब आए तो 1984 की इलेक्शन में तो जहां तक मेरी याद पड़ती है बीजेपी के पास सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बड़े मुद्दों को पकड़ना शुरू किया। और उन बड़े मुद्दों में 2-3 मुद्दे जो कि सामने आज आए हैं, और उस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले जो जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक मुद्दा जिन्होंने उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत देश में मनौती की, जिसे हम कहते हैं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, एंड हिंदू जो मेजॉरिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है अप्रोप्रिएट। तो ये बड़ा एक फिनोमिना इन्होंने 1984-89 के बीच में राजीव गांधी जी ने एक इम्पोर्टेंट केस, जिसको हम कहते हैं शाह बानो केस, जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि मुस्लिम्स विल हैव स्पेशल राइट्स, व्हिच मींस मुस्लिम पर्सनल लॉ विल प्रिवेल ओवर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फेयर एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था। शाबानो वाज कंटेस्टिंग
बिकॉज उसका डिवोर्स हो गया था, उसके बच्चे थे और उसके डिवोर्स में उसको कोई एलिमनी नहीं मिल रही थी। एंड जो उसका हस्बैंड था वो उसने कहा कि मैं इसका हक़ मेहर अदा कर चुका हूं, जो मैंने शादी के टाइम पे जो भी उस टाइम पे प्रॉमिस किया था 500 रुपए या 1000 रुपए, और ये मेहर मैं दे चुका हूं, तो आई एम नॉट लायबल फॉर सिविल एलिमनी। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर वो शाहबानो वो केस जीत गई और कोर्ट ने बार बार ये कहा कि उसको एलिमनी मिलनी चाहिए। परंतु एट दैट पॉइंट इन टाइम इलेक्शंस आने वाले थे 89 में, तो 87 88 के समवेयर अराउंड दैट टाइम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्रिएट किया गया एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट where the Muslim personal law became separate. So, which means when it comes to personal matters of the Muslims, the law will be different. It will not be the same law. It will not be the common law or uniform law. उस वक्त उनके पास मेजोरिटी थी, राजीव गांधी जी के पास तकरीबन 400 सवा 400 एमपीज थे, तो पार्लियामेंट में से वो बिल पास हो गया, जो आई थिंक बिकेम द फाउंडेशन in the minds of several people, there is an appeasement politics being played. भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी उससे शुरू, उन्होंने कहा कि अगर ये सेपरेट, अगर अपीजमेंट की जा रही है, सेपरेट लॉज किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए, तो मेजॉरिटी को उससे डिसएडवांटेज है। दूसरा, राम मंदिर का एक इशू कई सालों से चल रहा था, उसको उस वक्त अशोक सिंघल जी ने सबसे पहले उन्होंने उसको, मेरे ख्याल से हम भूल गए इस एंटायर टाइम पीरियड में कंट्रीब्यूशन ऑफ अशोक सिंघल जी इन दैट मूवमेंट। और उसके बाद हमारे अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सब लोगों ने उस टाइम पे एक मूवमेंट चलाई जिसमें लोगों का सेंटिमेंट अटैच हो गया एंड बीजेपी की पॉपुलैरिटी उससे और बढ़ गई। 2 सीटों से वो तकरीबन 70-80 सीटों पे आ गए, उसके बाद 100 सीटों पे आ गए, फिर 140-150 सीटें ऐसे बढ़ती गई। बट द सेंट्रल इशू वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अपीजमेंट पॉलिटिक्स एंड सेकंड वाज राम मंदिर। तीसरा इशू जो उस टाइम पे इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में काम आया वाज, अगर आप आज भी देखें तो न्यूमरस इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे जहां पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को स्टेट सपोर्ट मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, whereas majority institutions, Hindu institutions जो हैं, वो largely even today religious institutions remain government controlled। इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है कि कितने टेम्पल्स हैं जहां पे करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, परंतु दे रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सारे इसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि देयर आर हिंदू श्राइन बोर्ड्स जिसमें नॉन हिंदू मेंबर्स हैं, पर उल्टा नहीं हो पाता है। तो द थर्ड इशू वाज सेंटर्ड ऑन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू। तो इसके ऊपर एक पॉपुलैरिटी बनती गई भारतीय जनता पार्टी। अब सेकंड क्वेश्चन जो आप पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, उसके ऊपर हम अलग डिस्कशन करेंगे। बट एज इट स्टैंड्स, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ें तो मैनिफेस्टो इन माय व्यू इज वन ऑफ द क्लियर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ पार्टीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मैनिफेस्टो छपा हुआ डॉक्यूमेंट है, तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा था कि आर्टिकल 370 को हमको हटाना है, राम मंदिर को हमने बनाना है। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, हमने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स को खत्म करना है। तो ये सब एक उनकी आइडियोलॉजी, इट्स अ डिक्लेयर्ड आइडियोलॉजी, हिडन आइडियोलॉजी नहीं है, इट इज इन द पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने अपनी जो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी पॉपुलैरिटी सेंटर्ड ऑन दिस। अगर आप अब इसे कंपेयर करेंगे लेट्स से कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी का जो बेस था दैट वाज आल्सो सेंटर्ड अराउंड एट दैट पॉइंट इन टाइम
उनका जो बेस वो था वो एग्रीकल्चर में, फार्मर्स में सेंटर था उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 years ago। और उनका एक बेस था विलेज लेवल के ऊपर। उनका एक बेस था विच सेंटर्ड ऑन माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटी राइट्स। और एक उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स उस दौरान चलाई। भारत देश में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली अगर आप एक सिग्निफिकेंट इवेंट अगर भारतीय पॉलिटिक्स का देखें तो दैट वाज द मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन, जिसने भारत की पॉलिटिक्स को ही बदल दिया। ऑल ऑफ ए सडन पूरे देश में जहां रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से 27% रिजर्वेशन थी, तो 18 और 9 तो वो बढ़कर 50% के करीब पहुंच गई। 49.8 एक्चुअली, तो 50.2, बिकॉज अगेन सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन के रिजर्वेशन कैन नॉट क्रॉस 50%। आज तो ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर रिजर्वेशन जो 50% को क्रॉस कर चुकी है, that the reserved seats are many a times more than 50%, some touching even 70%। तो ये जब एक कास्ट बेस्ड एक दौर आया तो उससे जो हिंदू वोट वो डिवाइड हुआ, एक मूवमेंट चली पूरे देश में। उस मूवमेंट में भी आप देखें कि उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि बहुत सारे बैकवर्ड कास्ट लोगों को एक वॉइस मिली, उनके लीडर्स पैदा हुए, और उन लीडर्स ने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाया, लुभाया, यूज किया, स्ट्रेटेजाइज किया, आप कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पॉलिटिक्स में एक हिंदू वोट डिवाइड होता गया, परंतु उससे बहुत सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज कर गई। तो उन रीजनल पार्टीज को कंटेस्ट करते हुए, उन रीजनल पार्टीज से वोट को, अपना शेयर को प्रोटेक्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक वोट बैंक को एस्टैब्लिश कर दिया। जो वोट बैंक उनका एक कोर वोट बैंक है, वो आज भी पूरे देश में जगह जगह पर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वो सुरक्षित है। जी, आपने बीजेपी की पॉपुलैरिटी या राइज की एक तरह से हमें टाइमलाइन दी। मुझे सर लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने भी बीजेपी को एक तरह से अपलिफ्ट किया, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो बीजेपी की राइज में या फाउंडेशंस में आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना रोल देखते हैं? देखिए कि ऑब्वियसली अटल बिहारी वाजपेयी जी इज भारत रत्न है, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर इन भारतीय जनता पार्टी। बट भारतीय जनता पार्टी की पूरी हिस्ट्री में आई डोंट बिलीव कि नरेंद्र मोदी जितना बड़ा लीडर हिस्टोरिकली जिनका इम्पैक्ट, एंड आई थिंक 20 years डाउन द लाइन उनकी लेगेसी को जज किया जाएगा फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट। जितना इम्पैक्ट उन्होंने अपने वोट बैंक के ऊपर, भारतीयों के ऊपर क्रिएट किया है, दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीजेपी को एक ऐसे स्ट्रेंथ दी कि वो बीजेपी को पावर में ले आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने एक कोएलिशन गवर्नमेंट को लीड किया, और बाय द वे उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के 160-70 मेरे ख्याल से 180 अराउंड दैट मच कोई एमपीज थे, और उन्होंने बाकी एमपीज को जोड़ के कई पार्टियों का मिश्रण बनाकर अपनी सरकार को 4-5 साल चलाया। ये एक बहुत बड़ी वो है उनकी कंट्रीब्यूशन के एटलीस्ट ही ब्रॉट द भारतीय जनता पार्टी इनटू पावर। एक बार उनकी सरकार 13 दिन चली, एक बार 13 महीने चली, फिर उन्होंने पूरा एक ऑलमोस्ट टेन्योर 3 लगातार। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स उसमें भारत देश की हैं, कारगिल विजय, उसमें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जो न्यूक्लियर उन्होंने अपना एक एस्टैब्लिश किया। उनका और एक वो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था कि उन्होंने कश्मीर में बहुत बड़ा इंटरवेंशन किया, उन्होंने रास्ता खोला। इंडियन जो कश्मीर है
और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में जो रास्ते खुलवाए, उनकी और बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो जो प्रोजेक्ट है, जो रोड्स का एक विजन, उसको एक विजन के रूप में स्टार्ट करवाया, जिसका हम आज बेनिफिट ले रहे हैं। तो काफी चीजें हुई, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई, इंडिया राइजिंग हुआ। सो यस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने इस पार्टी को एस्टैब्लिश करने में और उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत और सुपरस्टार होने की हैसियत की तरफ। स्टारडम जो है उनका, जो इनफैक्ट हमें एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ही नज़र आने लगा था। तो आप उनके जर्नी को कैसे देखते हैं और कितना बड़ा बेनिफिट होता है बीजेपी को उनके जर्नी की वजह से और भारत को? आई वुड से कि हमारे मैनेजमेंट में ना हम एक चीज पढ़ाते हैं, इट्स कॉल्ड सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप ये होती है कि इट्स डेस्टिनी आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल देती है और आप उस सिचुएशन में से आप एक सोना बन के उभर के बाहर आते हैं। अब मैं नरेंद्र मोदी जी की आपके व्यूअर्स को जानकारी दे दूं कि 2001 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उससे पहले उन्होंने कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे। उन्होंने जगह जगह पर जा जाकर आरएसएस का काम किया, भारतीय जनता पार्टी का काम किया, परंतु उनके पास कोई विशेष पॉलिटिकल पद नहीं था। और वो सीधा चीफ मिनिस्टर 2001 में जब बने, विद इन अ फ्यू मंथ्स वहां पर गोधरा का एक इंसिडेंट हो गया, जिसमें तकरीबन 50 या 60 लोग जला के मार दिए गए। उसके ऊपर कमीशन है, आई मीन उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको 2-2, 3-3 कमीशन बैठे हैं। फाइंडिंग इज कि देयर वाज एन अटैक ऑन अ ट्रेन। उस ट्रेन में कार सेवक आ रहे थे और लोगों को जिंदा जला के उसमें मार दिया गया। इन रिस्पॉन्स टू दैट, जब वो बॉडीज अहमदाबाद में आई तो वहां पर राइट शुरू हो गए। अब आप देखिए, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब उस सिचुएशन को नए चीफ मिनिस्टर बने हुए, फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर, इट्स सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां पर पूरा आपका जो काम है उसको यू आर अंडर द वॉच ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और आप उस टाइम से उससे अनस्केद निकल गए। 2002 के राइट्स जो हैं, उसके लिए ऑलमोस्ट 12 साल, टिल 2014 जब ये पावर में आए, तो एंटायर ड्यूरेशन, नियरली ड्यूरेशन रिमेन्ड इन न्यूज। आप ये देखिए कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी थी, और उस टाइम पे इस मैटर को हैंडल भी किया जा सकता था। इट कुड हैव बीन टेकन केयर। कोई ऐसा टाइम पीरियड, छोटा टाइम पीरियड नहीं था, 2 साल का टाइम पीरियड था, परंतु फॉर सम रीजन ये मैटर क्लोज नहीं हुई। और 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट वहां सेंटर में आ गई। सेंटर में आने के बाद उसके ऊपर एसआईटीज बनने शुरू हो गए, एंड ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इश्यू सेटल नहीं हुआ। तो मैं पहली जो क्वालिटी नरेंद्र मोदी जी की, बिकॉज ऑफ विच ही हैज कम आउट, इज अ सिचुएशन लीडर। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर there are adversaries inside, outside, and there is a contest between internal, external, and you have to go through that contest on daily basis. अगर आप अहमदाबाद के न्यूज़पेपर्स को, जो टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद का एडिशन है, आप उसकी खबरें अगर आप पढ़ें 2004 से लेकर 2014 के बीच में, there would hardly be a month जिसमें there was no news about this matter pertaining to Narendra Modi, and there was continuous campaign to vilify and to persecute. उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई,
कितना उसमें लंबा वो टाइम चला। तो आई थिंक द फर्स्ट क्वालिटी आई वुड से कि वो एक सिचुएशनल लीडरशिप जो है। सेकंड टाइम ही डेमोन्स्ट्रेटेड सिचुएशनल लीडरशिप। आप देखिए, दिस इज आल्सो गॉड्स ग्रेस, एक एक किस्मत है। एंड सिचुएशनल लीडर जो है वो उस सिचुएशन में फंसता है और वो ही हैज टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। सेकंड एपिसोड वाज पठानकोट अटैक। आप देखिए कि भारत देश ने कभी भी पाकिस्तान में जाकर रिस्पांस नहीं दिया, तो उरी, तो पठानकोट हुआ, उसका रिस्पांस उरी में आ गया। तो अनप्रेसिडेंटेड है। सो देयर आर मेनी वेज इन विच यू कुड हैव रिस्पोंडेड टू व्हाट हैपेंड इन पठानकोट। आप उसके ऊपर डायलॉग कर सकते थे, आप उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकते थे, आप उसके ऊपर एसआईटीज बना सकते थे। Nobody ever in their wildest dreams had anticipated that India would respond by crossing the line of control and going outside the line of control to neutralize its enemies and their camps. It was unprecedented. तो ये भी एक सिचुएशनल लीडर। तीसरा सिचुएशनल लीडर का एग्जांपल आया है बालाकोट। अगेन आप मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली कभी हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते थे कि भारत देश में सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय के ऊपर अटैक होता है और उस अटैक के रिस्पांस में वी गो एंड बॉम्ब अ साइट डीप विद इन आवर नेबरिंग कंट्री and exact our revenge and give a fitting response to what happened to our troops in India. और ये अनप्रेसिडेंटेड था। तो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स सिचुएशनल। एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, आपने उस पे एक विनिंग रिस्पॉन्स दिया। अब आप ये सोचिए, इन सब चीजों का उल्टा हो सकता था। उरी में अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके बंदे मर जाते हैं, आप सक्सेसफुल मिशन ना कर पाते, ये भी हो सकता था। तो इट्स अ गैम्बल, इट्स अ वेरी बिग रिस्क। उसी तरह से आपने बालाकोट में आपके 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 जेट्स गए हैं, आपने बॉम्ब्स ड्रॉप किए, आपके सब लोग सेफली वापस आ गए। इट्स अ वेरी बिग गैम्बल। फोर्थ एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप इज कोविड। कोविड, अब आप सोचिए कि दुनिया भर में कोविड से त्रस्त थे लोग। भारत देश का, आप राइट कहें रॉन्ग कहें, इसके ऊपर डिबेट हो सकता है, बट वी वर नॉट अनरिएक्टिव, वी रिएक्टेड। हमने इतना क्विकली रिएक्ट किया उसके ऊपर। लॉकडाउन, अपनी वैक्सीन बनाने की एक मुहिम से, यू कैन डिबेट, हम इसको डिबेट कर सकते हैं कि वैक्सीन में प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स कितने लंबे चलने चाहिए, कितनी देर चलने चाहिए, एक वैक्सीन बनाने के लिए क्या क्या। All of these things are open for debate कि कैसी बनी, अच्छी बनी, नहीं बनी। How many countries were actually able to produce the vaccine? Hardly any, 4-5 countries. So we were the pioneer. ये भी एक situational leadership है। आप देखें कि आपको एक difficult situation में, जहां पूरी हमें यही नहीं पता, अगर आप अप्रैल मई 2020 में लोगों से पूछते, लोगों को ये ही नहीं पता लग रहा था कि हम कभी घर से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, दोबारा दुनिया दुरुस्त होगी भी नहीं होगी। और 2021 अगर आप पकड़ लेते अप्रैल मई में, तो जितनी डेथ्स हमने देखी हैं भारत देश में, अनप्रेसिडेंटेड थी। अनप्रेसिडेंटेड, इतनी टॉल कोविड के लिए। बट उस दौरान बिलियंस ऑफ पीपल को वैक्सीन बना के वैक्सीन लगाना, और नॉट ओनली वैक्सीन लगाना, फिर वैक्सीन को विदेश में भेजना, जहां लोगों को, मतलब अपनी जान, अपने नागरिकों की जान बचाना, फिर लोगों की भी जान बचाना। आई थिंक ये अगेन एक सिचुएशनल लीडरशिप है कि आप एक सिचुएशन में फंस गए और आप उधर से एक यू केम आउट विनिंग। इट्स अ रिस्क। आपकी वैक्सीन रिएक्ट करके लाखों लोगों को नुकसान भी हो सकता था। आपकी वैक्सीन के ऊपर जो और विदेशी ताकतें हैं, वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकती थी। आपके अपने देश के नागरिक वैक्सीन लगाने को मना भी कर सकते थे। आपके अपने डॉक्टर्स उस वैक्सीन की मुहिम को सपोर्ट के लिए मना कर सकते थे। परंतु लाखों लोगों ने आकर उस वैक्सीन को सपोर्ट किया, लाखों लोगों ने आकर उसमें कंट्रीब्यूट किया। और ये अगेन दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस। तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है,
और एक बहुत बड़ा, एक मेरे ख्याल से लोगों को एक ना जिसे कहते हैं कि एक उम्मीद कि अभी जैसे अभी ये एक चल गया, आप देखिए, व्हाट वाज द ओनली थिंग which was beyond the understanding of anybody in the last state elections, जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, प्राइम मिनिस्टर comes on television and goes to his rallies and says ये मेरी गारंटी है. Now when the head of the country comes and says मेरी गारंटी है, इसको हम बोलते हैं buck stops with me. सो लोगों को पिछले 30 सालों में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया कि हमें यही नहीं पता कि इस डोर से दूसरे डोर में जाएं, इस ऑफिस से, तो ये कहां रुकेगा, वेयर विल द बक स्टॉप. एंड आई थिंक दैट वाज फेयरली एस्टैब्लिश्ड इन द लास्ट 10 years कि द बक स्टॉप्स इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. अब अगेन बहुत सारे लोग इसको प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे कि इट इज सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रलाइज कंट्रोल है, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, परंतु people have appreciated the centralization concept. They believe that they need to know where the buck stops, and the buck stops there. And again, ये एक बड़ा ही attractive part रहा लोगों को, and people are drawn to that even today. जी, अब देखिए सिचुएशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक ब्रांड हैसियत है, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों का ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गारंटी है वो वाकई ही गारंटी है. इसके साथ साथ बीजेपी की जो फाउंडेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं. बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम के साथ जुड़ी हुई है, और अब इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे है, और तीसरी बार लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी री इलेक्ट होंगे. तो इस 2024 के फेडरल इलेक्शन भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपनी ज़ात की ब्रांड पॉपुलैरिटी और उनकी गारंटी और बीजेपी की अपना जो राइज है वो कितना हेल्प करेगा उनको री इलेक्ट करने में? देखिए जी, ये इलेक्शन जो है, पहले तो मैं मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये इलेक्शन जो है ये दिस इज अ मोदीज इलेक्शन. आज की डेट में जो इलेक्शन 2024 में हो रहा है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इलेक्शन. एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के बाद बहुत सारी पार्टीज के अगेंस्ट हो जाती है. बीजेपी के अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, परंतु नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी. ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं. और एक स्टडी हमने अभी कंडक्ट की थी, वी हैड कंडक्टेड अ स्टडी ऑन एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द पार्टी एंड एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द लीडर. ये 2 सेपरेट थिंग्स हैं. एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग जो है वो लोगों में आ जाती है when it comes to political parties, because political parties are invisible, opaque. Political parties are like corporations. They are very large and they lack the human touch in them. But political leaders, on the other hand, have human abilities with which people relate. इसको अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहें तो इट इज इंडिविजुअल ब्रांड वर्सेस अ कंपनी ब्रांड. कॉर्पोरेट ब्रांड के साथ देयर इज इनविजिबल एस्पेक्ट. वो इनविजिबल एस्पेक्ट होता है. कॉर्पोरेशंस की कोई ह्यूमन लाइक फीचर्स और उसके प्रोज होते हैं. कॉर्पोरेशंस के लिए लोग, देन पीपल हु गो फॉर कॉर्पोरेशंस गो फॉर स्टेबिलिटी, गो फॉर लॉन्जिविटी, गो फॉर परपेचुइटी. इंडिविजुअल ब्रांड्स are for charisma, for energetic performance, for making changes. So ये दो aspects जो हैं वो individual brand और corporate brand. So today the way I see it, that the brand of Narendra Modi is a very big brand, and the corporate brand of Bharatiya Janata Party is a brand, but the brand of Narendra Modi is a very very big brand. सो इंडिविजुअल ब्रांड के साथ लोग रिलेट करते हैं. ह्यूमन लाइक स्टोरीज. हमने एक मन की बात का एनालिसिस किया था, एक बहुत बड़ा एनालिसिस वी हैड कंडक्टेड टेकिंग ऑलमोस्ट 2 years.
तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। एक छोटी सी चीज एक और निकल के आई कि एक एक पॉसिबिलिटी जैसे एक दरमियाने परिवार से, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर एक आदमी एक जब आता है बाहर, तो वो लोगों को इंस्पायर कर देता है। फॉर इंस्टेंस, इट्स नॉट जस्ट नरेंद्र मोदी लोन, आप ऐसे रीजनल लेवल पे अगर आप जाएंगे, तो साउथ से अगर आप स्टार्ट करें, तो देर आर इंडिविजुअल ब्रांड्स वहां पर। तो एनटीआर आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा ब्रांड थे, एमजी रामाचंद्रन एक बहुत बड़ा ब्रांड थे। इनके जो ब्रांड्स हैं, देयर ब्रांड्स वर इंडिविजुअल ब्रांड्स। उनके जाने के बाद उनकी पार्टीज जो है वो चलती रही हैं कुछ अरसा, पर उनकी इंडिविजुअल जो ब्रांड शख्सियत थी, दैट कैरीड द पार्टीज फ्रॉम अ वेरी वेरी मॉडेस्ट लेवल टू अ वेरी हाई लेवल। और इंडिविजुअल ब्रांड वो इसलिए थे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लोग एसोसिएट करते थे। यहां आई थिंक इन केस ऑफ नरेंद्र मोदी, ही हैज अचीव्ड अ स्टैचर वेयर पीपल बिलीव दैट very simple facts, modest background, very modest background, modest education, no family, no family, no case of corruption। आप देखिए कोई केस ऑफ करप्शन ही नहीं है in a political journey of almost 45-50 years, out of which remaining the head of a state and then head of the country together for almost 23 years, and no case of corruption, no assets, because assets आप बनाएंगे किसके लिए? फैमिली, आपने तो फैमिली है ही नहीं, फैमिली, यू आर डिवोटेड टू द नेशन। इसके ऊपर बात चल रही है कि बहुत बड़ा अभी मुद्दा चल रहा है कि फैमिली और नो फैमिली। अब when you have a person of that nature, so people also tend to believe that his actions, right or wrong, वो लोगों की अपनी जजमेंट है। whatever his actions are, at least he believes in his actions। अब आप देखें ना, एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी में अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग कहते हैं सही आइडियोलॉजी है, 50 लोग कहते हैं गलत आइडियोलॉजी, बट आइडियोलॉजी तो है। in many a situation in opposition parties आइडियोलॉजी ही नहीं है, सो राइट और रॉन्ग का सवाल ही नहीं हो पाता। सो यू हैव टू फर्स्ट एस्टैब्लिश, तो एक आइडियोलॉजी इज अनदर वेरी बिग अट्रैक्शन के। सो दीज आर ऑलरेडी कंपेलिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रांड। और मैं आपको ये बता दूं आपके व्यूअर्स को, इंडिविजुअल ब्रांड्स का राइज बहुत स्टिपेंडस होता है, वेरी 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 शार्प, बट इंडिविजुअल ब्रांड्स जो हैं उनको रिटेन करना उस स्ट्रक्चर पे इज अ वेरी बिग चैलेंज ऑल्सो। तो एक इंडिविजुअल ब्रांड का जो राइज है, बिकॉज आप उसके साथ एसोसिएट कर रहे हो एज ए ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल। इट्स लाइक पतंजलि, पतंजलि इज एन इंडिविजुअल ब्रांड। पतंजलि की एसोसिएशन बाबा रामदेव के साथ है, बाबा रामदेव को हटा देंगे तो पतंजलि क्या रह जाएगा? पतंजलि का इंडिविजुअल एंटिटी जो है इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो देयरफॉर इंडिविजुअल ब्रांड का राइज मिटियोरिक है, पतंजलि का राइज भी मिटियोरिक है। कहां वो 100-200 करोड़ की कंपनी से 10-15,000 20,000 करोड़ की कंपनी बन गई, घर घर में उसका नाम हो गया। These are all because individuals associated with these brands are viewed as people who are doing philanthropic work, वो service oriented काम कर रहे हैं without any ulterior motive or personal motive or personal objective. That I believe has a deep connect with people. And to answer now your two questions together, BJP's popularity, change, no change, maybe state to state could vary, and anti-incumbency could vary. But Narendra Modi's, personality and personality following, and a stature he has established within his party, within his cadre, and in the nation, उनका एंटी इनकम्बेंसी नहीं फील हो रहा है। नहीं, आपको कॉमन, आप इंडिया आए हैं, मेरे ख्याल से अब आप यू शुड बी अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप। आप इंडिया में इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपने खुद गेज किया होगा कि नरेंद्र मोदी की एंटी इनकम्बेंसी आपको कहीं महसूस नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और
आपने जिक्र किया कि बीजेपी के राइज के साथ बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना, 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से हटेगा, वो हटा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, उस पर काम हो रहा है। एक बहुत बड़ा स्टेप था जो एक्चुअली नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जाना जाता था 1950 से, कि जी जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पर, उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, वो भारत में उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और फिर उनको सिटीज़नशिप दी जाएगी। और ये मामला नेहरू जी ने शुरू किया था लियाकत अली ख़ान के साथ, उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। फिर ये बात बीच में कठिनाई में पड़ गई। अल्टीमेटली बीजेपी ने इसको उठाया और 2019 में पार्लियामेंट ने इसको मंजूर कर दिया। अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, ये लॉ के तौर पर लागू हो गया है और उस पर ऑफ कोर्स अपोजिशन की अपनी राजनीति भी चलेगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ना कुछ नैरेटिव आएगा। मगर ये CAA बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉ के तौर पर लगना। मैं सलाम पेश करता हूँ बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी टीम को, कि वाकई ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में शदीद बुरा हाल है माइनॉरिटीज़ का, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो। तो सर ये जो CAA का अब कानून लागू कर दिया गया है, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने में और बीजेपी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में भी? नहीं, मैं अगर आप इसको डिस्टिंक्टिवली अगर हम फिर से ले लें, देखिए CAA इन इटसेल्फ हम आंसर कर देते हैं। जी, देखिए जिस सिचुएशन में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच चुके हैं, उसमें उनकी पॉपुलैरिटी, वो चाहे कुछ भी हो, उस पर कोई इम्पैक्ट इस वक्त तो नहीं आने वाला। सो ही इज एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। CAA को अगर हम देख लें तो हम लेट अस लुक एट वेरी सम बेसिक नंबर्स, वेरी वेरी सिंपल नंबर्स। आजादी के टाइम पे जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें 14.2%, 1946 का सर्वे है जी, 1941 का, सॉरी 41 का सर्वे है, तो अंग्रेजों ने किया हुआ सर्वे है। तो 14.2% ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज हिंदू, एंड जो ईस्ट पाकिस्तान बाद में बना उसमें तकरीबन 32 या 33% हिंदू आबादी। अब 47 में हो गया, बहुत सारी मूवमेंट हुई, लोग इधर उधर मूव हुए, चलिए 2, 4, 5%, 6%, 10% लोग इधर आ भी गए होंगे। परंतु अब आप नंबर देखिए, 1951 का पाकिस्तान का अपना जो सर्वे है वो दिखाता है कि हिंदुओं की आबादी 1.4% रहे। सो वो कहां गए वो हिंदू? इन अ पीरियड ऑफ 4 years आफ्टर इंडिपेंडेंस वो हिंदू कहां चले गए? या तो वो इंडिया आ गए, या वो परसिक्यूट होकर कन्वर्ट हो गए, मर गए, आई डोंट नो। बांग्लादेश में दैट नंबर इज इवन मोर स्टार्टलिंग। आप देखें कि वो नंबर 30-32% से वो गिरकर आज 8-9% पे गिरा हुआ है जी। तो इसके दो मैं आपको वो नंबर्स और ऐड कर देता हूं। 1, द पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान टुडे, जो टुडे पाकिस्तान जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान उस टाइम का, is around 1% and is declining. Every day वहां पर केसेस होते हैं of forced conversions of Hindus. Every day वहां पर केसेस होते हैं abduction के. Every day वहां केसेस होते हैं on rape of Hindus. And मैं हिंदूज को particularly सिग्नल नहीं करूंगा, वहां पर तो क्रिश्चियंस की भी उसी तरह से जो उनके खिलाफ, और एक वहां पर जो हुदूद ऑर्डिनेंस है जिसको जियाउल हक के टाइम पे इंप्लीमेंट किया गया था और आज तक चल रही है, जिसको हम ब्लास्फेमी लॉज कहते हैं, उसके तहत कितने लोगों को, माइनॉरिटीज को जेलों में डाला गया है, और कितनी औरतों को जो कि रेप विक्टिम्स हैं उनके ऊपर जिना का मुकदमा चला के उनको जेल के अंदर, क्योंकि वो 6 या 4 गवाह नहीं पैदा कर पाए, उनको जेलों में डाला गया। सो परसिक्यूशन इज अबंडेंट देयर ऑन दैट साइड। मैं अपने सिख भाइयों को भी ये बता दूं कि ऑफिशियल नंबर्स जो पाकिस्तान गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, बार बार वो बताते हैं कि पाकिस्तान में सिखों की आबादी बहुत ज्यादा है,
तो हुजूर सिखों की जो आबादी है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट बार बार ये कहती थी हमारे यहाँ लाखों सिख हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 20,000 सिख है। और जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो कि जेन्युइन रिकॉर्ड्स हैं वहां के, जो कि वहां के अखबारों में छपते हैं, और वहां के अच्छे अच्छे अखबारों में, जंग में या फिर वहां के डॉन के, वो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिख्स इन पाकिस्तान इज अराउंड 9 to 10,000। और वो प्रोजेक्शन ऐसे की जाती है जैसे वहां बहुत सारे सिख हैं। तीसरा एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज का। पाकिस्तान में एक 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 ट्राइब ही हम अगर उसे कहेंगे, ये ट्राइब उनके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, उधर वहां पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं, उन ट्राइब्स हैं वो हिंदू ट्राइब्स हैं। और कलाश लोग बोलते हैं उनको, कलाश या कलश। कलाशों की जो संख्या है वो 3,500 या 4,000 बची है। कलाशों की जो संख्या थी, जो पॉपुलेशन थी, वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 20 से 50,000 हिंदू कलाशों का आज से 15 साल पहले था। 15 साल पहले दैट नंबर यूज्ड टू बी 20 to 30,000। टुडे देयर आर ओनली 3,800 कलाश पीपल अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल पाकिस्तान नंबर्स। वो लोग कहां चले गए? वो हिंदू थे, वो कहां चले गए? बांग्लादेश की तरफ से हमें कुछ अंदाजा है कि वो लोग कहां चले। बांग्लादेश में 1971 में जब ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान ने किया, लोगों को परसिक्यूट करना शुरू किया, तो सबसे ज्यादा जो परसिक्यूशन हुआ वहां के लोगों का, वहां के माइनॉरिटीज का हुआ और गरीबों का हुआ। वो गरीब कौन थे? वो थे जो बिहारी मुसलमान थे। बांग्लादेश में, विच इज एट दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान, उसमें बिहारी मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी और वो उन लोगों को परसिक्यूशन हुआ। तो उस टाइम पे 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी 1971 में भारत में आके बैठ गया था। तो 1 करोड़ वो आया। उसके बाद इन द लास्ट 20 इयर्स इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, नाउ बांग्लादेश देन ईस्ट पाकिस्तान, हैज फ्लडेड। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है कि वी हैव almost out of 675 odd districts in India, 80 plus districts ऐसी हैं जहां पर there is more than 50% Muslim population and इतना ज्यादा नंबर, these are all very very startling numbers। अगर मैं थोड़े से और आपको डिटेल दूं, करेक्शन, there are ये 2014 का डेटा है। now that number has increased substantially। तो 20% से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द डिस्ट्रिक्ट इज मोर देन 20%। इन दैट रीजन अलोन, वहां पर तकरीबन 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसी इजीली अवेलेबल हैं which cross the national average still stands at around 14%, 15%, which crosses 20-25%. Some districts are even 40%, 50%. So most of them are is supposedly illegal immigrants who have come। तो सीएए जो है, ये जो इलीगल, जो वहां से परसिक्यूटेड जो हिंदूज हैं, जिनको जाने के लिए और कोई देश नहीं है। अब देखिए ना कि वो जाएंगे, वो हिंदू हैं पाकिस्तान के, वो हिंदू हैं बांग्लादेश के, वो जाएंगे कहां? कहां जाएंगे? वेयर विल दे गो? उनके लिए यही एक देश है। तो यहां अगर उनको सिटीजनशिप देने का कुछ प्रावधान किया जा सकता है तो आई थिंक वो होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मेरी इंटरप्रिटेशन है ऑफ सीएए इज लाइक ए ग्लास हाफ फुल एंड वर्सेस हाफ एम्प्टी। हाफ फुल ये है कि आप लोगों को सिटीजनशिप देंगे जो जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, हिंदू क्रिश्चियन जो भी वहां माइनॉरिटीज, उनकी परसिक्यूशन होती है, उनको इंडिया में सिटीजनशिप मिलने का प्रावधान हो जाएगा। अब ग्लास हाफ एम्प्टी अगर आप देखना शुरू करेंगे, फिर आप कहेंगे कि भाई इससे लोगों की टारगेटिंग हो जाएगी। Now this is all at a very political time। तो इसके ऊपर कोई डिबेट्स डिस्कशंस तो अब मुझे नहीं लगता कि होने वाली हैं। इसके ऊपर तो अब रोड साइड जो नारेबाजी ही होगी। बट अगर इसको इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स देखा जाए तो ऐसा भी कोई मतलब इट्स नॉट कि इंडिया में ऑल ऑफ ए सडन एक फ्लडिंग हो जाएगी लोगों की, पर एक जरिया बन जाएगा। व्हाट यूज्ड टू हैपन ऑन केस टू केस बेसिस, उसके लिए एक पॉलिसी बन गई। जी बिल्कुल। और हमें ये लगता है कि सीएए का लागू होना
भारत के अगले इलेक्शन में भी एक बहुत बड़ा शायद फैक्टर हो, लेकिन इससे लोगों को आप बहुत भला होगा। अगरचे जो आपने हाफ क्लास एम्प्टी की बात की कि अपोजिशन उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगी कि जी मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया, हालांकि मुसलमान तो ऑलरेडी भारत का हिस्सा हैं, जो भारत के सिटीजन्स हैं। जो इलीगल हैं वो चाहे कोई भी हो, वो बहरहाल उसको लीगल अपने आप को करवाना है, वो सारे का सारा इशू होना है। आखिर में सर बातचीत को कंक्लूड करते हुए इन सारी बातों को एक दूसरे के साथ आप जोड़ते हुए भारत के अपकमिंग इलेक्शन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए जी, अपकमिंग इलेक्शन में जो अभी माहौल चल रहा है देश में, वहां पर अभी जो, अगर आप कोई भी टेलीविजन चैनल उठाएं, सो आई शुड स्पीक लाइक अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड सम रीसेंट डिबेट्स, तो मैं आपको एक नंबर देता हूं। ये हमने एक एनालिसिस किया छोटा सा, पिछले 30 दिनों में इलेक्शन रिलेटेड डिबेट्स जो हुए हैं ऑन 6 डिफरेंट चैनल्स, जिनमें से 4 हिंदी चैनल्स हैं और 2 इंग्लिश चैनल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ डिबेट्स जो हमने हमारी टीम ने, हमारी रिसर्च टीम ने एग्जामिन किया है, वो है 212 डिबेट्स को हमारी टीम ने एग्जामिन किया। अब आप देखें, दिस विल आंसर योर क्वेश्चन, 212 डिबेट्स में से 210 डिबेट्स में डिस्कशन ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें कितनी मिलेगी। उसमें यह डिस्कशन नहीं हो रही कि बीजेपी जीतेगी या हारेगी। डिस्कशन यह हो रही है कि बीजेपी इज गोइंग टू कम टू पावर और उनको सीटें कितनी मिलेंगी। सो दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिबेट व्हिच इज हैपनिंग ऑन नेशनल टीवी। I don't need to give you my opinion. The opinion is, I think, on 212 debates, 6 different channels. No channel, other than there were 2 debates जिसमें एक थोड़ा सा डिस्कशन आया कि who will win, who will not win. 212 में से 210 डिबेट्स में the discussion was कि 2024 जून में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी. The discussion is, will they have 250 seats? Will they have 300 seats? Will they have 350 seats? Will they have 400 seats? This is the discussion which was being carried out on all those television debates. I hope I have answered your question. जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही तरीके से इसको कंक्लूड किया। और वाकई ही मैं भी यहाँ कनाडा में बैठ के जब भारतीय चैनल्स को देखता हूँ तो यही ओवरवेलमिंगली डिस्कशन है कि बीजेपी कितने मार्जिन से जीतेगी। इसके अलावा मुझे भारत के अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से कोई डिबेट नज़र नहीं आती, क्योंकि यही रियलिटी है। सर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू पे बहुत ही सादा शब्दों में सारी सूरत हाल आपने एक्सप्लेन की। व्यूज़, बातचीत सुनी आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, मगर उन्होंने इसका जो एनालिसिस है बहुत ही अच्छे ढंग के साथ किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और आपके साथ टैग टीवी पर भारत के इलेक्शंस के हवाले से ख़ास बातचीत इसी तरह जारी रहेगी। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ इसी चैनल के डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.